तो इसमें हमने 4 बेसिक एलिमेंट इसके स्टडी करने थे। एक सर्किट ब्रेकर था, फ्यूजेस थे, उसके बाद आपके रिले सिस्टम था, ट्रिपिंग मैकेनिज्म था या ट्रिपिंग सर्किट्स थे। और ये जब हमने स्टडी कर लेने फिर हमने बारी बारी प्रोटेक्शन पावर सिस्टम में जो चीजें लगी हुई होती हैं, हमारे पास अल्टरनेटर्स लगे हुए हैं, हमारे पास ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, हमारे पास बस बार्स हैं, हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है, और उसके बाद लोड पे जो ताल्लुक है वहाँ पे हम वोल्टेज और करंट का जो नॉर्मल वैल्यूज है उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। जैसे ही करंट या वोल्टेज नॉर्मल वैल्यूज से फ्लक्चुएट करता है तो उसके अगेंस्ट जो इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन है वो उस वक्त जो है वो कंपलसरी हो जाती है, और वही चीज़ें हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो डिफरेंट किस्म के हम प्रोटेक्शन लगा देते हैं। अब इससे पहले जो हमने स्टडी किया अभी सो फार, उसमें सर्किट ब्रेकर्स हैं और फ्यूजेज हैं। उनको इन डेप्थ हमने उनकी टाइप्स पढ़ ली हैं। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में क्या फर्क है, कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? बेटा कोई भी बोल दे। सर इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है, फ्यूज को रिप्लेस करना पड़ता है और सर्किट ब्रेकर को रिप्लेस नहीं करना पड़ता। इसके अलावा सर एक जो बड़ा होता है मेजर ना, डिफरेंस मैंने बताया था। यस सर, सर जो फ्यूज होता है ना वो सेंस भी करता है और ब्रेक भी करता है, और सर्किट ब्रेकर में सेंस का नहीं होता, उसके साथ ट्रिपिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ता है। ठीक हो गया। बिल्कुल, सबसे जो मेन डिफरेंस है वो यही है बेटा, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर का, कि सर्किट ब्रेकर सिर्फ ब्रेक या मेक करता है कनेक्शन, वो सेंस नहीं कर सकता, वो फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकता। सर्किट ब्रेकर के साथ हमें अलग से एक सेंसिंग या फिर डिटेक्शन मैकेनिज्म लगाना पड़ता है जिसे हम रिले सिस्टम कहते हैं। और रिले सिस्टम के साथ आगे ट्रिपिंग मैकेनिज्म होता है, और वो ट्रिपिंग मैकेनिज्म जो है वो फिर आपके जो सर्किट ब्रेकर है उसे ब्रेक या मेक कनेक्शन के लिए सिग्नल भेजता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था इसका। तो फ्यूज जब आप लगाते हैं, फ्यूज एक बहुत कह लें कि बेसिक और पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब जो फ्यूज है उसकी एक लिमिटेशंस है, उसके जो डिसएडवांटेजेस थे वो हमने स्टडी किए थे, जिसमें आप एग्जैक्ट रेटिंग के मुताबिक समटाइम्स आप नहीं लगा सकते फ्यूज। मतलब इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आप जो रेटिंग है इक्विपमेंट के उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएं, जो कि मतलब एक्यूरेट नहीं होती। दूसरा ये है कि जब जैसे जैसे फ्यूज पुराना होता जाएगा, ऑपरेट होता रहेगा वैसे वैसे, यानी कि नॉर्मल करंट को तो गुजरने देगा, लेकिन नॉर्मल करंट के गुजरने से एज यू नो कि हीट प्रोड्यूस होती है, जिसे आप कॉपर लॉस भी कह सकते हैं, हीट लॉस भी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल की टर्म में आई स्क्वायर और लॉसेस भी हम उसे कहते हैं। आई स्क्वायर और जो है ये पावर का फार्मूला है, और ये पावर जो है यानी कि एनर्जी और पावर की सूरत में लॉस हो रहा होता है आपके पास। तो वो उसमें से जब करंट गुजरता है तो हीट से क्या है, मटेरियल जो आहिस्ता 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 वो अपनी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ, ओरिजिनल शेप, तो ओरिजिनल फीचर्स जो हैं वो उनमें कमी या चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूज जितना पुराना होता जाएगा लगा हुआ, तो उसके जो रिक्वायर्ड रेटिंग और ऑपरेटिंग प्रॉपर्टीज हैं वो भी वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। तो इसलिए काफी और 2-3 और वजूहात की बेस पे फ्यूज को हम प्रेफर नहीं करते। आल्दो कि उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको अलग से रिले सिस्टम नहीं लगानी पड़ती, वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है, खुद ही उसे ट्रिप कर देता है। बट ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूज प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स,
हम उसे प्रेफर नहीं करते, तो हम प्रेफर करते हैं आगे सर्किट ब्रेकर्स को। जहाँ पे भी आप सुनेंगे घरों में, यहाँ तक के घरों में भी, अब तो इंडस्ट्री की बात तो छोड़ें आप, घरों में भी अब आप सर्किट ब्रेकर्स ही ज्यादातर यूज करते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन डीबी जिसे आप कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना लेते हैं, वहां पे पूरे घर का जहां जहां पे भी लाइन जा रही है वहां पे सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं। तो इट मींस के जब हम फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में इनके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का कंपैरिजन करते हैं, तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए, विन पॉइंट्स हैं वो सर्किट ब्रेकर के हैं ज्यादा। लास्ट लेक्चर में वो सेफ है, वो फास्ट है, वो थोड़ा सा उसके अपने आर्किंग के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो मैनेजेबल है, उन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं, उन्हें आप सिक्योर कर सकते हैं। तो इसलिए सर्किट ब्रेकर जो है वो आप थ्रू आउट द पावर सिस्टम, थ्रू आउट द यूटिलाइजेशन सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हर जगह पे आपको सर्किट ब्रेकर ही नजर आएंगे। एसी साइकिल के जो जी बेटा, बेटा किसी की आवाज आई थी, शायद कोई क्वेश्चन था किसी का। नहीं है सवाल, आगे चलूं? यस सर, आगे चलें। यस सर, आगे। आवाज सही आ रही है ना मेरी, कट तो नहीं रही अब? नो सर, सही आ रही है। ओके सर, आवाज नो सर बिल्कुल। तो ये जो मैं बेटा आपको, अजीत आपकी आवाज नहीं सही आ रही बेटा, आप बंद कर दो माइक, मैसेज कर दो अगर कुछ करना है तो। ये बेटा जो मैं आपको दोबारा से टाइम लगा रहा हूँ इन चीजों पे, सिर्फ इसलिए है कि आपको रिकॉल हो जाए, आप रिवाइज कर लें इन चीजों को कि क्या चलना है। अब हम जो अभी तक की डिस्कशन का जो कंक्लूजन हम निकाल के लाए वो ये है कि जो हम सर्किट ब्रेकर ही यूज करेंगे। अब सर्किट ब्रेकर का आपको पता है कि वो सिर्फ या तो कनेक्शन मेक करेगा या कनेक्शन ब्रेक करेगा, लेकिन किस बेस पे करेगा वो डिसीजन कोई और सर्किट है, कोई और चीज है जो उसे देगी, और वो जो कोई और चीज है उसे हम प्रोटेक्टिव रिलेज कहते हैं। रिलेज का काम ये होता है कि वो ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, इन चीजों को डिटेक्ट करेगी, और उस डिटेक्शन के बेस पे वो एक सिग्नल या एक कह लें कि फायरिंग एंगल देगी या फायरिंग सिग्नल देगी, जो कि आगे फर्दर जो है काम को कंप्लीट करेगा। तो उसके लिए जो अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो इस सब्जेक्ट का टॉपिक है वो है प्रोटेक्टिव रिलेज, और ये काफ़ी लेंथी वाला टॉपिक है, और इसे हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े ध्यान से आराम आराम से स्टडी करेंगे। सर्किट ब्रेकर, ये चीज़ें, इनके प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वो चीज़ें थी। अब जो है वो आपके कंसेप्ट्स जो हैं इलेक्ट्रिकल के वो यूज़ होंगे, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शामिल होगी, और उसके बाद मैग्नेटिज्म के बाद आपके जो रिलेज हैं, जो एनर्जी है वो किस तरह से फ्लो करती है और किस तरह से वो फ्लो होनी चाहिए, उसको हम स्टडी करेंगे इसमें। तो सब बच्चे बेटा अपने मोबाइल पे ओपन कर लें, स्क्रीन में शेयर करके देखता हूँ अगर होगी। यहाँ पे असल में 3G सिस्टम है तो बेटा स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर, हो रही शो सर। जी सर हो रही है। चलें, ठीक हो गया। तो ये चैप्टर नंबर 21 है बेटा आपके बुक जो है वीके मेहता वाली, प्रोटेक्टिव रिलेज। इस पे मैं टाइम काफ़ी लेना चाहूँगा इस चैप्टर पे आपका, मतलब पहले जो चीज़ें थी वो थोड़ी फास्टली इसलिए मूव की क्योंकि उनमें ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जो आपको पढ़ के या देख के या बोलने से मेरे देर लगती। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी कंफ्यूज करके रख सकती हैं, तो इसलिए मैं इसे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता
जिस तरह नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं इसलिए पढ़ाऊंगा इसमें, क्योंकि सारा which performs the function of circuit interruption in this chapter we shall focus on this। ये वही बात है जो बेटा मैं आपको बताता रहा हूँ। आई होप के आप फुली अंडरस्टैंड कर चुके हैं इस चीज को। A protective relay is a device that detects the fault and initiates the operation of the circuit breaker to isolate the defective element from the rest of the system। रिले वो डिवाइस है जो कि आपके फॉल्ट को डिटेक्ट करके सर्किट ब्रेकर को ओपन करने का प्रोसेस शुरू करती है, ताकि जो फॉल्टी पार्ट है जो आपका सिस्टम का वो बाकी सिस्टम से अलग किया जा सके। The relays detect the abnormal condition of the electrical circuits by constantly measuring the electrical quantities which are different under normal and fault conditions। The electrical quantities which may change under fault conditions are voltage, current, frequency, phase angle। ये चार चीजें हैं, जब फॉल्ट आता है तो ये चारों चीजें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं जो कि चेंज हो सकती हैं, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी है, फेज एंगल है, वोल्टेज है और करंट है। तो ये चारों चीजें बेटा आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि whenever the fault occurs in any electrical power system, these four quantities will alter their magnitude or shape or characteristics या features। Number one, voltage। Voltage can be high, can be low, तो fluctuation of voltage। In similar fashion, current can be higher, can be lower, can be minimum, can be maximum, short circuit हो, overload हो, underload हो। frequency can be changed, 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज हो सकती है, हार्मोनिक्स आ सकते हैं उसमें, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऐड हो सकते हैं उसमें। फिर फेज एंगल है, फेज एंगल लीडिंग हो सकता है, लैगिंग हो सकता है। ठीक हो गया। तो और एज यू नो कि फेज एंगल के चेंज होने से पावर फैक्टर चेंज होता है, और पावर फैक्टर के चेंज होने से रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्टिव पावर यानी कि रियल पावर कैन बी चेंज्ड। Through the changes in one or more of these quantities, the faults signal their presence, type and location to the protective relays। वो कह रहा है कि ये जो 4 क्वांटिटीज हैं, फॉल्ट जो है इन 4 क्वांटिटीज के जरिए जो है इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करता है कि फॉल्ट कितना है, किस टाइप का है, किस जगह हो सकता है। ये इन चीज़ों के जो प्रॉपर्टी चेंज होती हैं तो वो आपको इंफॉर्मेशन जो है वो रिले वगैरह के थ्रू जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस तरह का ये फॉल्ट है तो कौन सी चीज़ खराब हुई होगी। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है तो क्या मसला आया होगा, जनरेटर में हो सकता है मसला आया हो, जनरेटर की स्पीड आगे पीछे हो गई हो। अगर वोल्टेज बढ़ गया है तो इट मीन्स कि कहीं से सर्किट ओपन हुआ होगा। अगर वोल्टेज या करंट बढ़ गया है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवरलोड हो गया। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इफ this quantity has been changed as much, the quite and possible fault will be at the load end, at the receiving end, in transmission line system or in alternator or in transformer। You get the idea कि आपके पास जो fault है वो किस तरह का होगा। That's why I have stressed already कि these 4 quantities you must keep in mind whenever someone asks कि if we want to know the fault in electrical system, through which quantities we are able to understand the fault, the location of fault, that you can say कि voltage, current, frequency and phase angle। These are the 4 basic quantities
through which we are able to understand the type, the magnitude, the location of the fault. A typical relay circuit is shown in figure. ये आपके पास फिगर जो साइड पे नजर आ रही है, यहाँ पे ये आपका एक टिपिकल सर्किट है। इसके बेटा उसने 3 पार्ट्स बनाए हैं। सबसे ऊपर है बस बार से एक लाइन नीचे जा रही है, एक बॉक्स बना हुआ है, उसको सर्किट ब्रेकर कहा हुआ है उसने। वही लाइन नीचे आ गई है, सीटी लगा हुआ है, और नीचे जो एक जिग जैग सा बना है उसके साथ एफ लिखा हुआ है, ये वो शो कर रहा है कि फॉल्ट है। अब नॉर्मली फॉल्ट जब नहीं होगा तो इस लाइन में नॉर्मल करंट गुजरता रहेगा। सीटी जो है, करंट ट्रांसफार्मर जो है आपका, वो आपके इस नॉर्मल करंट के अकॉर्डिंगली जो सेकेंडरी पे करंट होगा वो चलता रहेगा। जैसे ही फॉल्ट आएगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, जब शॉर्ट सर्किट होगा बेटा तो सेकेंडरी जो है सिटी की, वहां पे करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। जैसे ही करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रिले कॉइल आगे कनेक्ट हुई हुई है, अगर आप देख सकते हैं तो रिले कॉइल को एनर्जाइज, नॉर्मल करंट पे वो एनर्जाइज नहीं होगी। जैसे ही नॉर्मल करंट से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो एनर्जाइज हो जाएगी, और जैसे वो एनर्जाइज होगी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऊपर जो ये डॉटेड वाला खाना उसने बनाया डैश लाइन का, उसमें एक टी सी बनी हुई है, और वो टी जो है वो रिले कॉइल के अंदर पास हो रही है। तो जैसी एनर्जाइज होगी, मैग्नेटिक फोर्स से वो इस टी सी को, इस प्लंजर सिस्टम को नीचे की तरफ पुल करेगी ट्रैक्शन की वजह से, और जैसे ही नीचे पुल होगी, ये जो 2 डॉट्स बने हैं टर्मिनल, इनके साथ ये कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ये कनेक्ट होगी बेटा, ये जो ट्रिपिंग कॉइल है ऊपर, जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, एक कॉइल लगी हुई है, ट्रिपिंग कॉइल का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसके टर्मिनल के ये जो रिले कॉइल की वजह से वो प्लंजर नीचे को आया। जैसे ये सर्किट कंप्लीट होगा तो इट मींस कि ट्रिपिंग कॉइल भी एनर्जाइज हो जाएगी, और ट्रिपिंग कॉइल सर्किट ब्रेकर वाले प्लंजर को अपनी तरफ खींचेगी, और सर्किट क्या है, सर्किट ब्रेकर जो है वो ओपन हो जाएगा, और फॉल्ट का जो फॉल्टी हिस्सा है वो आपका सिस्टम से लग चुका। बस बार से आगे जो है वो सप्लाई सर्किट ब्रेकर से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि सर्किट ब्रेकर आपका ओपन हो चुका है। बेटा इस बात की समझ आ गई? यस सर। कोई स्टूडेंट जिसे बेटा इस बात की समझ ना आई हो? बेटा जवाब तो दे दिया करो कोई, मैं बैठा रहता हूँ फिर। सर ये जो सीटी है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग बस बार के साथ अटैच होती है? हाँ ये बिल्कुल, ये मैं बात बताना भूल गया। जब भी आप बेटा सिटी कहीं लगा हुआ देखेंगे, इसकी जो प्राइमरी होती है, वो जो जिस कंडक्टर पे आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं ना करंट को, वो इसके अंदर से गुजर आता है, और वही प्राइमरी के तौर पे एक्ट करता है। ओके सर। सर ये करंट प्रोटेक्शन भी है? क्या करें बेटा? सर ये सर्किट तो करंट प्रोटेक्शन के लिए भी यूज हो रहा है। बेटा ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल इसमें दी है ना, जी सर, ये करंट प्रोटेक्शन की है। एक बात याद रखिएगा। जी सर, जी ठीक बेटा, हो गया। हाँ एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, रिले का जो ये सर्किट आपके सामने शो हुआ है, इट ओनली ऑपरेट्स ऑन द करंट, वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक हो गया because सर। the flow of current is the only thing which can provide you magnetization through the coil या inductance. The voltage doesn't play any role in the magnetization of the circuit. और as you know, रिलेस में बेटा कॉइल्स लगी हुई हैं, इंडक्टेंस लगी हुई हैं, इंडक्टर्स लगाते हैं हम, and whenever current flows through the inductor, as you know, it gets magnetized. और जैसे ही मैग्नेटाइजेशन होती है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो पुल करती है। इफ यू कैन रिकॉल, ये जो अभी मैंने आपको बताया, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही कॉइल में से करंट पास होता है, करंट गेट्स कॉइल गेट्स मैग्नेटाइज्ड,
and that magnetization forces the टर्मिनल्स जो कि प्लंजर मैंने जिसका है वो मैग्नेटिक फोर्स है। और यहाँ पे जितनी भी रिलेज होती हैं उनमें जो रोल प्ले करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस प्ले करती हैं। और हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो है वो रिलेटेड ही करंट से होती है। लेकिन ये रिलेज हम ओवर वोल्टेज पे भी यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज पे भी यूज करेंगे और फेज डिफरेंस पे भी यूज करेंगे। लेकिन कैसे यूज होंगी ये हम वहीं पे पढ़ेंगे। इनकी डिफरेंट टाइप्स होंगी, इनमें हम चेंजेस करेंगे। करंट के फ्लो को हम अपनी मर्जी से या फिर रिक्वायरमेंट जो है फॉल्ट की इसके मुताबिक चेंज करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? जी सर, जी सर। ओके लेट्स ये अब जो बाकी का है ये आपने खुद करना है, ये मैं आपको नहीं बता रहा। इसमें जो चीजें थी वो मैं बता चुका हूँ आपको इन सिंपल वर्ड्स, तो बाकी जो रीड करेंगे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ओके जी, अब रिले के लिए जब हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट है या एक टीचर, आप लोग स्टूडेंट्स समझते हैं कि एक टीचर है तो उसके लिए ये फीचर आना है। टीचर मस्ट बी पोलाइट, अखलाक का अच्छा होना चाहिए, ठीक है, पंक्चुएशन पंक्चुअल हो, आपके पास जो सब्जेक्ट उसको दिया गया उस पर उसे ग्रिप हो, वो समझा सके। तो इसी तरह कुछ रिक्वायरमेंट है कि रिले के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम होता है तो वो रिले जो है वो आपका मकसद जो है, पर्पस, वो एड्रेस नहीं करेगी। उनमें ये इसने 6 पैरामीटर्स शो किए हैं। सिलेक्टिविटी, ये पैराग्राफ्स आप खुद रीड करेंगे, मैं सिर्फ आपको मतलब समझाऊंगा। सिलेक्टिविटी का मतलब ये है कि रिले जहां पे आपने लगाई है वो फॉल्ट किस तरफ से आया ये अच्छी तरह से उसमें मतलब कि कैपेबिलिटी हो। ये ना हो कि फॉल्ट कहीं का हो, रिले कहीं से सेंस कर रही है उसे। सिलेक्टिविटी कि जो फॉल्टी अपरेटस है उसे ही डिटेक्ट करे, नॉर्मल को बीच में से सिस्टम से आउट ना करवा दे। वो स्पीडी होना चाहिए, फॉल्ट आता जाए फौरन ही ये ऑपरेट हो। ऐसा ना हो कि कॉइल या फिर जो उसके अंदर प्लंजर सिस्टम आपने लगाया वो इतना स्लो हो या डिफॉर्म हो कि वो जनाब वेट करता रहे कि इतना अमाउंट ऑफ करंट जो है वो आएगा तो फिर वो ऑपरेट होगी। यानी कि जैसे ही नॉर्मल करंट से ऊपर करंट जाए तो उसका जो मैकेनिज्म है वो उसे फौरन ही ऑपरेट करा दे, इतना स्पीडी हो। सेंसिटिविटी, सेंस करने की एबिलिटी, ये तो फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है एक रिले की। उसके बाद रिलायबिलिटी, आई होप कि इस लफ्ज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिंपलिसिटी, आपका सिंपल होना चाहिए जो भी आपका सर्किट है, सिस्टम। अब यहाँ पे सिर्फ 2 कॉइल्स लगी हुई हैं, एक सीटी लगा हुआ है, इट इज नॉट वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। इकोनॉमी यानी इकोनॉमिकल, आप बड़े अच्छे अच्छे सिस्टम बनते हैं टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में, लेकिन वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते मार्केट में। रीजन इज कि अफोर्डेबल नहीं हो पाते। वो कोई चीज़ आप जितनी भी अच्छी बना लें लेकिन अगर वो अफोर्डेबल नहीं है वो मार्केट में compete नहीं कर पाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। तो ये चीजें होगी। अब हम जो स्टडी करेंगे बेटा रिलेज की अभी ज्वाइन कीजिएगा। टाइप्स, बेसिक रिलेज क्या होती हैं, जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर में चीजें जो हैं बेटा वो 2 हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है। तो मोस्ट ऑफ द रिलेज इन सर्विस ऑन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम टुडे आर ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप। They work on the following 2 main operating principles: electromagnetic attraction
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अट्रैक्शन में दो सर्किट्स के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंस प्रोड्यूस होगा उसकी बेस पे जो अट्रैक्शन वगैरह होगी, एक होती है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरा, उसकी वजह से दूसरे सर्किट में इंडक्शन हो गई। तो ये टू बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आपके। एक जो है वो बेटा अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन पे वर्क करेगा, एंड द सेकंड विल प्ले द रोल एट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें कोई डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो बता दें। ओके जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिलेज। ठीक होगा। यहाँ पे सबसे पहली जो टाइप है इसकी बेटा वो है अट्रैक्टिव आर्मेचर टाइप रिले, जो ये फिगर में आपको नजर भी आ रही। फिगर 21.3 shows the schematic arrangement of an attracted armature type relay. It consists of a laminated electromagnetic magnet M carrying a coil C and a pivoted laminated armature. पिवटेड लैमिनेटेड आर्मेचर जो ये सी के साथ हॉर्न से बने हुए हैं ना, सिंग टाइप के जो आपके पास बना, इसे वो लैमिनेटेड आर्मेचर का नाम दे रहा है। अब ये देखें एक नट बोल्ट के साथ ये दो स्ट्रिप्स के साथ कनेक्टेड है, और उसके जो राइट मोस्ट साइड पे आप देखें एक स्ट्रिप बनी हुई है, उसके ऊपर दो एरोस बने हुए हैं टू द ट्रिप सर्किट। अब तो फिगर 21.3 है, इट इज प्योरली जस्ट रिले सिस्टम। जो के पीछे आपने सर्किट देखा उसमें एक सर्किट ब्रेकर था, एक उसमें ट्रिपिंग मैकेनिज्म था, और एक उसमें रिले सर्किट था। ये बेटा सिर्फ और सिर्फ रिले सर्किट है, इसमें ना ट्रिपिंग मैकेनिज्म है ना ही इसमें सर्किट ब्रेकर इन्वॉल्व है। उस सर्किट का जो एक पार्ट है जिसे आप रिले कॉइल या रिले सिस्टम कहेंगे, ये वो शो किया गया है। इसमें एक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो एम से उसने शो किया, उसके ऊपर पिंक कलर में जो आपके पास लाइंस शो हो रही हैं सी जिसके साथ लिखा हुआ है उसने, ये बेटा आपके पास कॉइल है जिसमें से करंट गुजरेगा, और उसके नीचे जो है आर्मेचर है जो कि पिवटेड है, या जिसे आपने मतलब कि एक नट बोल्ट के सिस्टम के साथ जोड़ के रखा हुआ है। और ये जो फिगर जहाँ पे ये आर्मेचर ये हॉर्न्स से जो उसने कनेक्ट किए हुए हैं, इसके जो लेफ्ट साइड पे है यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म लगाया है, चाहे वो स्प्रिंग कह लें या कोई रबड़ वाला सिस्टम, ऐसा सिस्टम है जो कि जब फोर्स उस पे लगे तो इट कैन बी फ्लेक्सिबल, इट कैन मूव। ठीक हो गया, ठीक हो गया बेटा? यस सर। अब ये जो सी की जो टर्मिनल ऊपर आपको शो हो रहे हैं डॉट से, ये बेटा उसका सिस्टम में कनेक्शन है। अब सिस्टम में फॉल्ट आया, ओवर करंट का आया, चाहे लो करंट का आया, किसी किस्म का भी फॉल्ट आया, तो इसमें से इस कॉइल में से करंट जो है वो पास होगा, और एम जो जिसके ऊपर ये लिपटी हुई है कॉइल, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के तौर पे बिहेव करेगा। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करेगा, एज यू नो कि जो आपके पास मैग्नेट है वो मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, नंबर ऑफ मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा जब एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा, इट विल अट्रैक्ट द आर्मेचर which is fixed on through the nut bolt system या pivoted on a frame। जब ये अट्रैक्शन होगी तो ये इसे अपनी तरफ पुल करेगा, यानी कि ये जो हॉर्न्स से हैं ये ऊपर की तरफ उठेंगे। जब ये ऊपर की तरफ होंगे तो ये जिस चीज से कनेक्ट है स्ट्रिप से, जिसके राइट मोस्ट साइड पे आपने लिखा हुआ है एक नीचे स्ट्रिप है
सॉलिड सी, उसके ऊपर 2 एरो हेड से बने हुए। एरो हेड के नीचे वाले जो 2 निशान है वो टर्मिनेट हो जाएगा और ये आगे जो सिग्नल है ये ट्रिपिंग मैकेनिज्म को चला जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। जी सर। किसी बच्चे को इस आर्मेचर टाइप अट्रैक्शन टाइप रिले में कुछ समझ ना आई हो? सर कहने एक दफा रिपीट कर दें, थोड़ा कनेक्टिंग का मसला आ रहा था। अच्छा बेटा, ये जो पिंक सी लाइन आपके पास शो हो रही है बुक में, ये है आपके सिस्टम के साथ कनेक्शन है। सिस्टम में फॉल्ट आ गया, करंट हाई हो गया। जब ये करंट हाई हुआ तो जो हाई करंट है वो इसमें कॉइल में से फ्लो किया। एज यू नो कि जब किसी भी इंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये जो एम है जिसके ऊपर ये कॉइल लिपटी हुई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता ये एम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका होता है। और आप जानते हैं कोई भी मैग्नेट हो वो मेटल्स, नंबर ऑफ मेटल्स, सबको नहीं लेकिन नंबर ऑफ मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो नीचे आर्मेचर है ये आपका मेटल का बना हुआ है। जब भी जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा एम, तो ये इससे नीचे से ऊपर की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो कि इसका नाम है अट्रैक्शन टाइप। जैसे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये जो स्ट्रिप है जो कि राइट साइड पे बिल्कुल राइट एंड पे टू ट्रिप सर्किट के साथ ये ऊपर उठ के उससे कनेक्शन कंप्लीट कर देगी। जो एरो वाला नीचे डॉट बना हुआ है गोलदार है छोटा सा, ये उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। जब कनेक्ट होता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा टर्मिनल के साथ। और वो सर्किट टर्मिनल जो कंप्लीट होता है तो वो क्या सिग्नल आगे ट्रिप सर्किट या ट्रिपिंग सर्किट को फ्लो कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और आपका जो आगे का मैकेनिज्म सर्किट ब्रेकर वाला वो कंप्लीट हो जाएगा आपका ऑपरेशन। ठीक है, इसी टाइप का लास्ट लाइन पढ़नी है जो इसमें पिकअप करंट पिंक कलर से लिखा हुआ है। द मिनिमम करंट एट विच द रिले आर्मेचर इज अट्रैक्टेड टू क्लोज द ट्रिप सर्किट इज कॉल्ड पिकअप करंट। अगर आपको क्वेश्चन किया जाए या पूछा जाए व्हाट इज पिकअप करंट, so you can say it is the minimum value of current at which the armature of this particular relay is attracted towards the m, यानी m से मुराद electromagnet है। It is a usual practice to provide a number of tappings on the relay coil so that the number of turns in use and hence the setting values at which the relay operates can be varied। आपने देखा ये सी के काफी सारे टर्मिनल हैं। जिस तरह सेंटर टैप्ड या टैप्ड ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें आप डिफरेंट वोल्टेज लेवल के लिए आप डिफरेंट वाइंडिंग्स या टर्मिनल निकाल लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी जो कॉइल होगी उसके आप टैपिंग बना लेंगे ताकि अगर रिले की सेटिंग आप कम ज्यादा करना चाहें तो कर सके। जी बेटा, क्वेश्चन आया था किसी बच्चे का? सर ये जो कम ज्यादा हम करेंगे इसका मतलब होगा भाई कितने कम करंट पर ट्रिप करवाए सर्किट को, कितने ज्यादा करंट पे ट्रिप करवाए सर? यस बेटा, एग्जैक्टली कि आप जो इस सर्किट में किस लेवल ऑफ करंट को समझते हैं कि वो फॉल्ट करंट होगा। एनी अदर स्टूडेंट? आगे चलें बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट टाइप है बेटा सोलेनॉइड टाइप रिले, जो कि फिगर नंबर 12.4 में उसने शो की है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी टू द ट्रिप सर्किट जो है, ये जो एरो है ना बेटा, इनके साथ नीचे एक छोटा सा मतलब स्मॉल सा उसने सर्कल बनाया है, ये टर्मिनल को शो कर रहा है। और नीचे जो ब्लैक कलर में है ये
नीचे वाले सर्किट का उसके साथ कनेक्शन के लिए है। तो सोलिनॉइड किसे कहते हैं आप? सर कॉइल को कहते हैं, सर सिंपल एक कॉइल वायर होती की है जो इसकी कॉइल। तांबे की बनी हुई। नहीं बेटा, इंडक्टर को सोलिनॉइड कहते हैं आप। जब एक सिंपल कंडक्टर को आप स्प्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो सोलिनॉइड कहलाता है। जी सर। अब ये फिगर 21.4 में अगर देखें तो एक प्लंजर है, जिस तरह से पिस्टन वगैरह आपने देखे होंगे मोटरसाइकिलों के इंजन के या कहीं और जगह, तो उस पिस्टन के ऊपर जो है वो कॉइल सी है। जैसे ही फॉल्ट करंट आएगा वो इस कॉइल में से गुजरेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना जो है वो परफॉर्म होगा। तो ये प्लंजर जो है इसके अंदर ऐसे मूव करेगा, जिस तरह स्लीव में प्लंजर मूव करता है इसी तरह ये इस कॉइल के दरमियान प्लंजर मूव करेगा। आयरन प्लंजर उसने लिखा हुआ भी है। जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये ट्रिप सर्किट के साथ सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया। अब इसमें ये जो टाइप है सोलिनॉइड टाइप, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए सर्किट रिमूव हो गया तो वो इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए अगली फिगर बिल्कुल साथ जो है इसके 21.5 वो देखें, बैलेंस्ड बीम टाइप रिले। इसका मैकेनिज्म वही है जो आपने 21.4 वाले आर्टिकल की पढ़ी है, यानी कि सोलेनॉइड टाइप की, लेकिन इसमें एक स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम उसने लगाया हुआ है। नॉर्मली जब इसमें से करंट नहीं गुजर रहा होगा, जब तक प्लंजर नीचे को मूव नहीं करेगा, तो स्प्रिंग इसको अगर बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें टू दी ट्रिप सर्किट वाला, तो इसे उठा के रखेगा, ये कनेक्शन को कंप्लीट नहीं होने देगा, ओपन रखेगा। लेकिन जैसे ही इसमें से करंट गुजरेगा तो करंट गुजरने से प्लंजर को जो फोर्स है वो ज्यादा होगी तो वो नीचे को खींचेगा और सर्किट थ्रू द ट्रिप सर्किट वाला जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फॉल्ट रिमूव होगा स्प्रिंग दोबारा से इसे कनेक्शन को ब्रेक कर देगा। तो एज यू कैन सी कि ये वाला जो ऑटोमेटिक ब्रेक वाला सिस्टम है फॉल्ट के रिमूव होने पे, वो 21.4 फिगर में आपको पॉसिबल नहीं है। इसका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो वही है जो सोलिनॉइड टाइप का है, लेकिन इसमें जो ऑटोमेटिक ब्रेक ऑफ द कनेक्शन है एट द रिमूवल ऑफ फॉल्ट वो पॉसिबल है। अब ये जो इंडक्शन टाइप रिले है ये बगैर नोट्स के नहीं मैं आपको पढ़ा सकता। इसमें इक्वेशंस हैं जो कि डिफरेंट एंगल से आपको समझानी पड़ेंगी, या तो ये किसी दिन मैं क्लासरूम में लेके जाऊंगा, मोबाइल वीडियो बना के आपको शो करूंगा, ऐसे ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकूं। ठीक हो गया? यस सर। ओके सर। इसके अलावा बेटा कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो कोई और इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं? क्यों बेटा को क्वेश्चन? नहीं सर। अब तो तुम्हें भागने की पड़ी होगी ना। नो सर, नो सर। सर हैं? वो एक क्वेश्चन नहीं था सर, भागने की क्या जरूरत है, ये वैसे ही हमें ये क्या नाम है रिले क्लियर है डिप्लोमे की सर। सर। नो सर। इंडक्शन टाइप फिर पढ़ाओ। सर तुमने कहा ना कि तुम्हें पहले पढ़े हुए हैं, तुम्हें याद है, तो मुझे पढ़ाओ आज। मैं भी बोल बोल सर ये क्या कह जो क्या कह सकते हैं ज्यादती है? सर आपको? ज्यादती है। चलो रौनक की सही 15-20 नहीं मिनट सर, ज्यादा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। वैसे हमने डिप्लोमे में बहुत अच्छी पढ़ी हुई है सर। सर जी पढ़ा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कोई इशू नहीं। जी सर।
हाँ सर, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सर बता रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा मुझे पढ़ा देना, 15 मिनट सारे मिलके पढ़ा दो। यस सर, ओके हो गया। डायग्राम शो करें, हम करते हैं कुछ। सर जिस तरह ये ट्रांसफार्मर वाला है उस तरह को काम होगा जी इंडक्शन। सर, इंडक्शन के थ्रू ना वो कॉइल या डिस्क होती है, उसमें जो गर्दिश करती है उसके हिसाब से वो ऑन ऑफ करवाती है। सर ये जो इक्वेशन है ये आप समझ सकते हैं? नहीं सर, हमने क्वेश्चन नहीं की, जस्ट सर हमने सिर्फ डायग्राम डिप्लोमे में करते थे और उसी को ही थ्योरी में बयान कर देते थे। एक्सप्लेन करते थे हम। अच्छा, ये आपने अपने पता नहीं, अब तो खैर डिजिटल आना शुरू हो गया है एनर्जी मीटर। पुराने मीटर देखें जिनमें डिस्कें मूव कर रही होती थी? यस सर। जी सर, एनर्जी मीटर आ रहे हैं अभी वो। अभी भी आ रहे होंगे, चलो, लेकिन अब ज्यादातर डिजिटल आना शुरू हो गए हैं। डिजिटल है वो तो पुराने कोई जो। मुझे बता सकता है कि वो डिस्क मूव कैसे करती थी? यस हाँ जी बेटा। ये भी एक टाइप है रिले की। वो जो एनर्जी मीटर में जो भी काम हो रहा है ना, वो भी एक टाइप है रिले की। कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? जी सर, यार उसमें ना दो कॉइल होती हैं, दो किस्म की। एक ऊपर होती है जिसको शायद करंट से कंट्रोल किया जाता है, और जो नीचे होती है ना एनर्जी मीटर में, तो वो एक वोल्ट से कंट्रोल होती है। वो इसलिए उसे एनर्जी मीटर कहा जाता है कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब उनका दोनों का वो फ्लक्स बनता है ना सर, तो वो एक खास पॉइंट पे उसको लगाता है, प्लेट पे फोर्स लगाता है, जो ये ऊपर ये शो हो रही है ना मैग्नेटिक लाइन है, इसकी वजह से डिस्क ना घूमना शुरू कर देती है। ठीक है। अच्छा, ये बेटा वो डिस्क होती है हॉरिजॉन्टल टाइप ना? जी सर। तो उसमें दो करंट इसमें से हम फ्लो करवाते हैं। जी सर। करंट वो एक ही होता है, लेकिन एक जगह पे उसका फेज एंगल और होता है, दूसरी जगह पे उसका फेज एंगल और हो जाता है। जो फेज एंगल का डिफरेंस बनता है ना, वो क्या करता है कि दो डिफरेंट पॉइंट्स पे अपोजिट डायरेक्शन में उसके, बल्कि अपोजिट नहीं, सॉरी, डिफरेंट फेज डिफरेंस होता है, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि करंट एक है तो डायरेक्शन एक ही होती है उसकी। तो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे फोर्स लगती है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में लगती है। आप अगर देख सकते हैं ये आपके सामने स्क्रीन में, जी I1 सर। और I2, वो दोनों डिफरेंट पॉइंट्स में, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक ही है। जी सर, बिल्कुल ऐसी बात है। तो वो जो डायरेक्शन सेम लेकिन टू डिफरेंट पॉइंट्स पे जब वो फोर्स लगती है, तो वो उस डिस्क को क्या कर देती है, मूव करवा देती है। मूव करा देती है। तो ये वो वजह है कि आपके पास जैसे ही कॉइल में सर्किट फॉल्ट करंट आएगा, तो वो आप आगे जो मैकेनिज्म है वहां पे आप फेज डिफरेंस अप्लाई करेंगे। फेज डिफरेंस से क्या होता है, वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स टू डिफरेंट पॉइंट्स पे लगती है। जब एक ही डायरेक्शन में दो डिफरेंट पॉइंट्स पे और सर्कुलर चीज पे लगेगी, तो वो क्या करेगी, उसे घुमा देगी। जब ये डिस्क घूमेगी, जाहिर बात है वो उसके साथ अगर कोई चीज और भी आपने अटैच की हुई होगी, वो भी घूमेगी। फॉर एग्जांपल एक सर्कल है ना, रिंग बना हुआ है, उस रिंग के साथ आपने एक एंटीना लगा दिया, तो डेफिनेटली वो एंटीना भी मूव करेगा। वो जो एंटीना है या जो वो चीज है, वो हम ऐसे ही लगाते हैं कि जो कि थोड़ी सी मूव करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी डिस्क, तो आगे वो ट्रिप सर्किट के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगी मूव करते ही। जिस तरह के पीछे आपने वो देखा टू दी ट्रिप सर्किट पे, वहां पे आप क्या करते थे, अट्रैक्शन वगैरह से ऊपर नीचे मूव करवाते थे। यहाँ पे आप क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन देते हैं एक सर्कुलर चीज को, जिसके साथ आपने एक स्ट्रिप लगाई हुई है, जो कि सर्किट को कंप्लीट या इनकम्प्लीट करने के लिए यूज हो रही है। जैसे ही थोड़ी सी आपकी डिस्क मूव की, वो जाके ट्रिप सर्किट को कनेक्ट हो गई। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। जी सर। तो यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात थी जो आपने ज्यादातर बातें बताई। कुछ जो आपको थोड़ी सी क्लियर नहीं थी, वो मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दी। द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड फ्रॉम एग्जांपल 1।
ये जो ऊपर एग्जांपल, greater the phase angle between the fluxes, the greater is the net force applied to the disc. Obviously, the maximum force will be produced when the two fluxes are 90 degree out of phase. ये बेटा जो फेज है वो मैंने आपको बता दिया, फेज एंगल, जब दो फेज जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा नेट फोर्स लगेगी। ठीक है, एक करंट I1 है, एक करंट I2 है। लेट्स से कि हम कहते हैं I1 एक फोर्स है और I2 दूसरी फोर्स है। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो जितना फेज एंगल ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डिफरेंस होगा, और वो जो डिफरेंस है दोनों फोर्सेस का उसे हम नेट फोर्स कह रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। और जो कि जी 90 सर। के एंगल पे जाके सबसे ज्यादा होगा। सेकंड है द नेट फोर्स is the same at every instant. This fact does not depend upon the assumption made in arriving at x. के जो आपका बेटा नेट फोर्स होगी ना वो डिस्क के हर एक पॉइंट पे एक जितनी लग रही होगी। ये नहीं है कि एक पॉइंट पे ज्यादा लग रही है एक पे कम। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, झटके से जर्क्स लगेंगे उसे, वो स्मूथली मूव नहीं करेगी, वो झटका लेना शुरू कर देगी। स्मूथली वो तभी मूव करेगी जब हर एक पॉइंट पे एक जैसी फोर्स ही लगेगी, फिर वो स्मूथ होके चलेगी। The direction of net force and hence the direction of motion of the disk depends upon the flux, which flux is leading. अब दो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे, दो करंट हैं, तो I1 है एक करंट और एक I2 है, तो नेट फोर्स उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स या करंट जो है जिस डायरेक्शन का ज्यादा होगा। The following three types of structures are commonly used for obtaining the phase difference in the fluxes and hence the operating torque in induction relays. तो आपके पास मैंने आपको बताया कि जो रिलेज हैं इनको हम अपनी मर्जी से तब्दील करते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ये है कि दो फेज डिफरेंस वाले करंट लेने हैं हमने, ऐसा ही है? जी सर। तो वो दो फेज डिफरेंस वाले दो करंट जो हैं वो कैसे लेने हैं, उसकी बेस पे उसने तीन टाइप्स बना दिए हैं इसकी। एक शेडेड पोल स्ट्रक्चर है, एक वाट आवर, यही जैसे आप एनर्जी मीटर कहते हैं, या फिर डबल वाइंडिंग स्ट्रक्चर है, एक इंडक्शन कप स्ट्रक्चर है। ये पढ़ लेंगे आप? जी सर। सारी क्लास बताए बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में नहीं बेटा, आप ये कुछ ज्यादा मसला नहीं है इसमें, बेसिक्स मैं बता चुका हूँ आपको। सर ये तकरीबन सारा एनर्जी मीटर ही है। यस सर, तकरीबन सिंगल फेज और थ्री फेज वाला। बिल्कुल तकरीबन। ये जो टाइप्स यहाँ पे भी है ना, शेडेड पोल स्ट्रक्चर वाली, वाट आवर मीटर वाली और इंडक्शन का भी, इनमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एनर्जी मीटर का ताकि वहां पे फेज एंगल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाए। जी सर। सर ये पिछले कर लोगे? सेमेस्टर में हमने वो मोटर भी पढ़ी है शेडेड पोल वाली। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैं आपको कहना चाह रहा था, एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल है ये। ठीक हो गया सर। सारी क्लास कर लेगी ना बेटा? सर काफी सर है। ये तो क्लास से पूछने वाली बात। क्वेश्चन थोड़ी आने इसमें मसला आएगा। क्लास बोल नहीं ना रही, जिसे करना है वो तो बोल रहा है, वो तो मुझे समझ आ गई, आप कर लोगे। सर काफी है। मैं काफी है, मैं क्लास खत्म कर दूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये दो भी नहीं, आधा पेज कर लोगे, इसे समझ लोगे? यस सर। इक्वेशन भी सर? यस सर। इक्वेशन समझाने के लिए, अगर वो बात आपको समझ आ गई फेज डिफरेंस वाली तो इक्वेशनों की कोई खास जरूरत नहीं है। और अगर वो बात समझ आ गई है तो इक्वेशन भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। ओके सर, कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में हम रिले की टाइमिंग जो है और इम्पोर्टेंट टर्म्स ये पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इनकी जो टाइप्स हैं फंक्शनल रिलेटेड जो भी हैं वो हम बाद में देखेंगे। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर।
करंट रिले, तो ये रिले वो रिले। वैसे ये है क्या रिले टाइमिंग? है इसका मैं सरसरी साहब को ना समझा देता हूँ। ये चीजें फ्यूज में आपने पढ़ी हैं। टाइम करंट इनवर्स रिलेशनशिप आपने पढ़ा था ना? यस सर, पढ़ा था। जी सर, पढ़ी हुई है। वही कंसेप्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसे डायग्राम्स के इंस्टेंटेनियस रिले है, इधर से फॉल्ट है, इधर फॉल्ट रिमूव हो गया। इनवर्स टाइम रिले जो है वो ये है कि जितना ज्यादा फॉल्ट बड़ा होगा उतनी जल्दी रिले आपकी जल्दी ऑपरेट होनी चाहिए। सर जिस तरह वो फ्यूज में हमने इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा। और एक है डेफिनेट टाइम लैग रिले। ये टाइम लैग आपने फ्यूजिल में भी पढ़ा था, इसमें भी यही कंसेप्ट है इसका कि हमने बेटा वेट करना होता है कि फॉर एग्जांपल समटाइम्स फॉल्ट ऐसा आ जाता है कि वो ज्यादा देर के लिए नहीं आता, वो एक मोमेंट के लिए आता है और वो उसकी वजह फॉल्ट हो भी नहीं सकती। समटाइम कोई और ग्लिच आ जाता है कोई सिस्टम में, तो एक कुछ देर के लिए वो एबनॉर्मल बिहेव करता है। जैसे ही वहां से आपका फॉल्ट रिमूव हो जाता है या वो ग्लिच खत्म होता है, वो नॉर्मली ऑपरेट करना शुरू कर देता है। तो बजाय इसके कि वहां पे कुछ सर्किट या कुछ मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जहाँ पे इंस्टेंटेनियस रिले जो है वो नुकसान देती है। फॉर एग्जांपल वो फॉल्ट नहीं था लेकिन फॉल्ट जैसा बिहेव कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए था, तो अगर वहां पे वो ट्रिप कर जाए तो वो नुकसान ही करेगा ना। तो हम क्या करते हैं कि कुछ फॉल्ट्स कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको खांसी नजला जुकाम हो जाए तो आप फौरन नहीं भाग पड़ते हैं डॉक्टर के पास, हालांकि बॉडी आपके पेन कर रही होती है, आपको गला खराब हो रहा होता है, हल्का हल्का बुखार भी चढ़ना शुरू हो जाता है, तो आप क्या कहते हैं ये नॉर्मल है मौसम की वजह से, अभी ठीक हो जाता है। तो वो एक टाइम लैग, लैग का मतलब है कि धकेलना, पीछे रह जाना, तो हम उसमें टाइम लैग डाल देते हैं कुछ रिलेज को, और उसके लिए कुछ मैकेनिज्म होते हैं, वो हम देखेंगे वो कैसे होते हैं। तो हम वेट कर रहे होते हैं उस पे कि आप फॉल्ट अगर अब नॉर्मल एक्टिविटी चल भी रही है तो फिर भी वो थोड़ा सा वेट करे, लेकिन अगर उस वेट करने के दौरान भी वो अभी नहीं खत्म हुआ, उसके बाद फिर रिले ये अंडरस्टैंड कर जाए कि अब वाकई ही ये फॉल्ट है, अब इससे ज्यादा वेट नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया? यस सर। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। ओके सर। और कोई बेटा की क्वेश्चन किसी ने करना हो तो? ये अभी एक स्टूडेंट बता रहा था कि आपने ये रिलेज वगैरह जो है ये डिप्लोमा में भी पढ़ी हुई है। जी सर। जी सर। सर पढ़े हुए भी दो तीन साल हो गए थे, सेकंड ईयर में हमने पढ़ी थी। क्या सब्जेक्ट क्या था वो सर प्रोटेक्शन था। पावर प्रोटेक्शन। यस सर, जी सर। पावर प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चले मतलब मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको खुद पढ़ा लूंगा कि फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको मतलब ये सारी चीजें इस चैप्टर में आप देख तो रहे होंगे सर। ये सारी, एक दफा आप इनके नाम तो एटलीस्ट जानते हैं ना? सर इधर किसी ने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी किया, उन्होंने तो फिर ये पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल। ये जिस तरह काफी स्टूडेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन्होंने ये बुक नहीं पढ़ी हुई। अच्छा अच्छा, कितने स्टूडेंट है बेटा वो? सर ये अनवर बेहतर बता सकता है क्योंकि ज्यादातर हीरा वाले अनवर हैं जो खुद इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। अनवर खुद भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर के, 7-8 लड़के हैं, बल्कि 9 लड़के हैं सर। ठीक है, हम इसे डिटेल में पढ़ लेंगे। वो सिर्फ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जाहिर बात है अब तो आप क्लास फेलोज है ना, तो एक ये भी अच्छा किया आपने मुझे बता दिया कि मैं अब अपनी पेस उस हिसाब से रखूंगा। बाकी जो 16-17 लड़के हैं जिन्हें पता है इस बात का, वो तो
वैसे ही अच्छा है। तो अब हमारा कंसर्न वो 7-8 लड़के हैं जिन्हें नहीं पता इसका। और अनवर आज नहीं आया क्या क्लास में? सर उसका मतलब ना मोबाइल बंद हो गया है और लाइट भी नहीं है उसका ऐसा, तो कह रहे थे सर को बता देना सर। बेटा मुझे बताने में मैंने क्या आपसे लड्डू मटवाने हैं इधर। मैं तो ये चाहता कि ये जो बात क्लास में हो जाती है ना, ये अकेले नहीं हो सकती। आप यस सर ऐसी बात है सर, बट वो ये सर तो कहते क्वेश्चन प्रॉब्लम है लाइट की नहीं थी सर। बेटा उसे अरेंजमेंट करना चाहिए ना ये पहले से। लाइट नहीं है तो रात को जो टिक टॉक वो देखता रहा है तो ना देखता है ना। क्या ख्याल सर है? बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सर उसे कितनी पता नहीं वीडियोस बनाते क्लास हैं लेनी है तो टिकटॉक पे, चार्ज हर पहले वक्त ऑन करेगा। चलो अच्छा, चलो अच्छा। मैं आपने ली भी अटेंड? यस सर ले लिए मैंने अटेंडेंस सर। तो ये ना ग्रुप में डालना और अनवर को कहना कि वो मुझे सेंड करे। वो पता क्या हुआ है, आधी अटेंडेंस यस सर नहीं पड़ी नहीं, आधी कहीं है। ठीक हो गया सर जी, मैं ग्रुप में सेंड कर ग्रुप में सेंड कर देना और अनवर को भेजना और अनवर को कहना कि आप भी सर को मैसेज कर, फिर उस चैट ठीक हो गया सर। ओके बेटा, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।